डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एयर कंप्रेसर के एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में होता है। जैसा कि देख रहे हैं कि उसमें पेंट स्प्रेइंग टाइप के जो कंप्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं, गाड़ियों में पेंट स्प्रे किया जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। गाड़ी को यदि हमें चालू करना है, आईसी इंजन जो कि आपकी गाड़ी होती है नॉर्मली, उसको हम आईसी इंजन बोलते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए हम कई बार एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर चार्जिंग करनी हो आईसी इंजन की, वहां पे हम इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो फर्नेस यूज होती है वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि नाम ब्लास्ट फर्नेस है। दूसरा जो इसका मेन एप्लीकेशन है माइनिंग में करते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर या कोई भी इस तरह की एक्सटर्नल डिवाइस जो है यूज नहीं की जाती है पत्थरों को तोड़ने के लिए। माइनिंग फील्ड में एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं पत्थरों को तोड़ने के लिए या माउंटेन्स को ब्रेक्स वगैरह करने के लिए। एयर कंप्रेसर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल माइनिंग फील्ड में होता है। इसके बाद जो तीसरा एप्लीकेशन है वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में है। जो नॉर्मली घरों में फ्रिज इस्तेमाल होती है वहां पे कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है। तो कंप्रेसर का जो मेन काम होता है वो कंप्रेस करके प्रेशर राइज करने का, यानी उसका प्रेशर बढ़ाने का। तो प्रेशर अब किसका बढ़ा रहा है? क्योंकि फ्रिज में जो होती है वो गैस, जैसे कि लोकल लैंग्वेज में गैस बोलते हैं और टेक्निकल टर्म्स में उसको हम रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एवापोरेटर में वो हीट को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कंप्रेसर में आती है, कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद उसका जो प्रेशर, जो टेम्परेचर है वो कंप्रेसर ही बढ़ाता है। चौथा जो मेन एप्लीकेशन है केमिकल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग सोडा की करनी रहती है, वहां पे हम एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपको अमोनिया का करना है, सिंथेटिक अमोनिया का, वहां पे केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। पांचवा जो लास्ट एप्लीकेशन है वो रैम्स में करते हैं, जो चढ़ने या उतरने के लिए नॉर्मली हम देखते हैं कि रेलवे वगैरह में लगे रहते हैं। घरों में पंप वगैरह यूज करते हैं, वहां पे कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेटिक टायर्स में करते हैं। और इसके अलावा पाउडर फ्यूल जो यूज किए जाते हैं अलोंग द पाइप, वहां पे भी इसका एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्रेसर को हम क्लासिफाइड किस तरीके से कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कंप्रेसर कितने तरीके का होता है। तो कंप्रेसर जो है बेसिकली दो तरीके का होता है। एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का होता है, दूसरा डायनेमिक टाइप का होता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का जो कंप्रेसर होता है वो फिक्स वॉल्यूम टाइप का रहता है। उसकी वॉल्यूम जो कंडीशन है वो कंट्रोल मैनर में रहती है, उसकी बाउंड्री मूव नहीं करती है, वहीं पे ही सील या वॉल्व लगे रहते हैं। वॉल्व बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक इनलेट वॉल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। तो ये अपनी बाउंड्री कंडीशन इसकी फिक्स रहती है, मूव नहीं करती है। डायनेमिक जो होते हैं इनकी बाउंड्री मूव करती है, यानी कि इनका जो वॉल्यूम रहता है वो वेरी करता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होता है, एक रोटरी टाइप का होता है। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है या तो मशीन ऊपर से नीचे यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाती है, या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाती है, तो ये वर्टिकल कंडीशन में होता है यदि मशीन आपकी वर्टिकल कंडीशन पे है। इसी तरीके से यदि मशीन या कंप्रेसर जो है हॉरिजेंटल कंडीशन पे है, तो वो या तो इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर जाएगी या आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर जाएगी। तो ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर होता है। रोटरी टाइप के कंप्रेसर में रोटरी मोशन होता है रोटर का, और रोटर के द्वारा ही हम कंप्रेस करते हैं एयर को, और आफ्टर द कंप्रेशन उस एयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। लोब टाइप का होता है, स्क्रू टाइप का होता है और वेन टाइप का होता है। तो लोब टाइप के मतलब उसमें दो लोब के बीच में स्क्वीजिंग एक्शन या बोलना चाहिए बैक फ्लो एक्शन का यूज करके हम एयर को कंप्रेस करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू टाइप के कंप्रेसर में दो स्क्रूओं के बीच में, यानी कि जो उनकी ब्लेड्स रहती हैं स्क्रू मैनर में रहती हैं, उन ब्लेड्स के बीच में हम एयर को इंटरप्ट करते हैं, और इंटरप्ट करने के बाद उनकी एयर कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के बाद उसका हाई प्रेशर को बढ़ाने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। वेन टाइप में इसेंट्रिक मैनर में वेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसको वेंस को मूव करा सकें, और वेन के मूव करने से एयर कंप्रेस होती है। एयर कंप्रेस होने के बाद उसका इस्तेमाल हाई प्रेशर के फॉर्म में किया जाता है। इसी तरीके से यदि हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे तो वो सिंगल एक्टिंग हो सकते हैं और डबल एक्टिंग हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब है वो मशीन या तो आपकी वर्टिकल कंडीशन में टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी मूव करेगी। तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग के फॉर्म में। इफ द एयर इज कमिंग इन द वन साइड ऑफ द इंजन सिलेंडर, यदि एयर का जो मूवमेंट है वो मशीन के एक साइड पे यदि हो रहा है तो उसे हम सिंगल एक्टिंग बोलते हैं। लेकिन यदि एयर का जो एक्शन है, यानी कि एयर का जो मूवमेंट है इंजन सिलेंडर के अंदर आना जो हो रहा है, दो साइड से हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी हो रहा है, बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी हो रहा है, तो उसे हम डबल एक्टिंग टाइप का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को दूसरे तरीके से भी क्लासिफाइड किया सकता है उनके कंप्रेशन के बेस पे कि कंप्रेशन कितनी स्टेज में किया जा रहा है। क्योंकि आफ्टर द कंप्रेशन जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहता है वो हाई प्रेशर की एयर डिलीवर करता है। तो कंप्रेशन यदि एक ही स्टेज में कर रहे हैं तो उसे हम सिंगल स्टेज बोल देते हैं, जैसे कि हम लो प्रेशर एयर जनरेट करने के लिए करते हैं, उनमें प्रेशर की लिमिट 50 बार मैक्सिमम जाती है। लेकिन यदि हमें कंप्रेशन ज्यादा यदि हमें प्रेशर पे करना है, यानी कि रिक्वायरमेंट जो प्रेशर की है वो बहुत ज्यादा है दूसरे साइड पे, तो उसे हम डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। डबल स्टेज का मतलब होता है कि एयर को जो कंप्रेशन है वो लो प्रेशर पिस्टन में और हाई प्रेशर पिस्टन में करते हैं, इसलिए उसका नाम है डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसे कि दूसरी लैंग्वेज में मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के नाम से भी जाना जाता है। आगे और क्लासिफाइड करेंगे कंप्रेसर को, तो प्रेशर के बेस पे भी कर सकते हैं। प्रेशर यहाँ पे हमारे पास तीन रहते हैं। लो प्रेशर जिसकी लिमिट की 10 बार है, मीडियम प्रेशर 10 to 80 बार है, और तीसरा है हाई प्रेशर 80 to 1000 बार। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर की बात हो रही है, आफ्टर द कंप्रेशन डिलीवरी प्रेशर क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। मेथड ऑफ कूलिंग के बेस पे भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो कि दो तरीके की होती है, एक एयर कूलिंग होती है और दूसरी वाटर कूलिंग होती है। अब एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग में अंतर क्या है? नॉर्मली कंप्रेशन जब दो स्टेज में कर रहे होते हैं, यानी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में, तो उसके बीच में कूलिंग अरेंजमेंट किया जाता है ताकि हम एयर के टेम्परेचर को, उसके तापक्रम को थोड़ा सा कम कर सके। तो एयर कूलिंग का जो इस्तेमाल है वो इन दोनों स्टेजेस के बीच में करते हैं, यानी कि जो सराउंडिंग में एयर फ्लो हो रही है उसके द्वारा यदि कूलिंग की जा रही है, दैट इज कॉल्ड द एयर कूलिंग मेथड। सिमिलरली if the cooling is done by the water jacket or the supplying of the water in between of the two stages, low pressure and the high pressure, that is called the water cooling। अब टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनोलॉजी में वो होता है इनलेट प्रेशर, जैसे कि हम पीआई से शो करते हैं और कई जगह से P1 से भी शो करते हैं, ये इनलेट प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एयर सर्कुलेट हो रही होती है उसे हम इनलेट प्रेशर बोलते हैं, और इसे हम PI से शो करते हैं, I फॉर द इनलेट, P फॉर द प्रेशर, और कई जगह से हम P1 के रूप में लिखते हैं। दूसरा होता है डिस्चार्ज प्रेशर, किस प्रेशर पे एयर जो है डिलीवरी की जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज प्रेशर का मतलब है फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर किस प्रेशर पे एयर को हमें कंप्रेस करके देना है उसे हम डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं। तो D फॉर द डिलीवरी एंड P फॉर द प्रेशर, दिस इज द डिस्चार्ज प्रेशर। समटाइम्स इट इज रिटन एज P2, कई जगह इसे P2 के रूप में लिखा जाता है। तीसरा टर्म्स है प्रेशर रेशियो, जिसे कि हम RP से जो करते हैं। प्रेशर रेशियो मतलब P फॉर द प्रेशर एंड R फॉर द रेशियो। तो प्रेशर रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर, इसका रेशियो और इसका रेशियो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं PD अपॉन PI, इन दोनों का जो रेशियो रहता है दैट इज कॉल्ड द प्रेशर रेशियो। तो ये डिस्चार्ज प्रेशर हो गया और ये आपका इनलेट प्रेशर हो गया, इन दोनों का रेशियो होता है प्रेशर रेशियो। अब जो कि प्रेशर की यूनिट यदि बार में है, डिस्चार्ज प्रेशर बार में है और ये भी आपका बार में है, तो ये दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होती, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट लेस। फोर्थ नंबर पे है कंप्रेसर कैपेसिटी। कंप्रेसर कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे खाने की कैपेसिटी इतनी है, 4 रोटी हम खा सकते हैं, वैसे कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या है, कितना
आफ्टर द कंप्रेशन ये वॉल्यूम को डिलीवर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर कैपेसिटी। तो कंप्रेसर कैपेसिटी के लिए नॉर्मली हम बात करते हैं कि कितना एक्चुअल वॉल्यूम जो है एयर का आफ्टर द कंप्रेशन डिलीवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसर कैपेसिटी। अगला है फ्री एयर डिलीवरी। फ्री एयर डिलीवरी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफएडी भी लिखते हैं, और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम कभी प्रेशर या टेम्परेचर को रिड्यूस करके जो भी एयर को सप्लाई कर रहे हैं उसे हम फ्री एयर डिलीवरी के रूप में देख सकते हैं। तो जितना भी एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है वो फ्री एयर डिलीवरी के नाम से होता है, और ये मीटर क्यूब पर मिनट में होता है। अगला जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो होगी डिस्प्लेसमेंट, जिसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोलते हैं या स्विफ्ट वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसे हम वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, वीएस फॉर द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है कि जब एयर जो है ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसेस, कंप्रेसर में दो तरीके से प्रोसेस होती है, पहले सक्शन होता है फिर डिलीवरी होती है यानी कंप्रेशन होता है। तो सक्शन के दौरान जितना भी वॉल्यूम बाहर से अंदर की तरफ आता है, यानी कि जब पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी होता है वर्टिकल कंडीशन पे, तो उस टाइम पे जो भी वॉल्यूम बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम के रूप में काउंट होता है। कितना पिस्टन ने ट्रेवल किया एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर में, कितना पिस्टन ने ट्रेवल किया, वो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बन जाता है। तो इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इसको मैथमेटिकल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो ये इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, जहां पे जो डी है ये डायमीटर ऑफ पिस्टन है, एल जो है स्ट्रोक लेंथ है जो कि मीटर में रहती है, इन मीटर, ये भी मीटर में रहता है। तो जो वॉल्यूम आता है निकल के ये मीटर क्यूब में रहता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में, क्योंकि डायमीटर भी आपका मीटर में है और स्ट्रोक लेंथ भी मीटर में है। उसके बाद अगला जो है वो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, जैसे कि वीसी से शो करते हैं, सी फॉर द क्लियरेंस एंड वी फॉर द वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम वो चीज कहलाती है कि आफ्टर द कंप्रेशन, यानी कि जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है तो कुछ उसमें गैप मेंटेन रहता है, कभी भी पिस्टन जो है सिलेंडर हेड के साथ में टच नहीं करता है किसी भी कंडीशन पे। यदि वो टच करेगा तो इसका मतलब वो सिलेंडर हेड को डैमेज कर सकता है। तो कुछ गैप मेंटेन किया जाता है पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में, जिसे कि क्लियरेंस बोलते हैं। और उस टाइम पे जो भी वॉल्यूम उस जगह पे रहता है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम के रूप में शो करते हैं। तो इसे हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम eta is using for the efficiency and VOL dot that is using for the volumetric. तो volumetric efficiency it is the ratio of actual volume, कितना actual volume है और कितना theoretical volume है। theoretical volume डिपेंड करता है वहां के डायमेंशंस पे, जैसे कि उसकी स्ट्रोक लेंथ हो गई, उसका डायमीटर हो गया, उस पर डिपेंड करता है theoretical volume। और जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जैसा कि हमने फ्री एयर डिलीवरी में बताया था कि कितनी एयर एक्चुअल में सप्लाई की जा रही है मीटर क्यूब पर मिनट में, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। मीन इफेक्टिव प्रेशर अगली और आखिरी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हम पीएम से शो करते हैं। पीएम का मतलब होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, और इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है दैट इज द वर्क डन टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वर्क डन कितना जरूरत पड़ेगी कंप्रेसर को कंप्रेस करने के लिए एयर का, उसके लिए वर्क डन यहाँ पे होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि डिपेंड कर रहा था सिलेंडर के डायमीटर और स्ट्रोक लेंथ पे, इन दोनों का जो रेशियो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कितना वहां पे सक्शन किस प्रेशर पे किया गया,
कितना कंप्रेशन किया गया प्रेशर पे, और आफ्टर द कंप्रेशन डिलीवरी किस प्रेशर पे की गई, उन सब की एक मीन वैल्यू निकाली जाती है और उसे बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर डिपेंड करता है टाइप ऑफ वर्क डन पे। वर्क डन यहाँ पे तीन तरीके से हो सकता है, या तो एयर को हम आइसोथर्मली कंप्रेस कर सकते हैं, या तो एयर को हम आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस कर सकते हैं, या एयर को हम पॉलीट्रोपिकली कंप्रेस कर सकते हैं। तो वर्क डन उन्हीं प्रोसेस पे डिपेंड करता है किस तरीके से हम एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम यहाँ पे बार से शो करते हैं क्योंकि इसकी यूनिट बार होती है। थैंक यू।